हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। इंडियन इकोनॉमी पे जो हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें पार्ट वन में 42 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया और आज पार्ट टू में हम 42 से आगे वाले एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इंडियन इकोनॉमी पे ये एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आने वाले एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जेके पुलिस कांस्टेबल की बात करें, एसआईएनटी की बात करें, या बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं यूटी वाइज या नेशनल लेवल पे जो भी होते हैं उनके लिए इंडियन इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इसी को हम अपने एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर कर रहे हैं। सो पहले पार्ट में हमने 42 डिस्कस किए थे और आज के क्लास में हम 42 से आगे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 42 जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर इंडस्ट्री इन इंडिया, इसको हमने कल वाले पार्ट में कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम 43 से आगे बढ़ेंगे। सो आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज सेट अप इन। जो नेशनल बैंक एग्रीकल्चर के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, जिसका नाम ही नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, नाबार्ड जिसको बोलते हैं, इसको सेटअप किया गया था। किस डेट पे ये बनाया गया था, सेटअप हुआ था? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1982 में इसको सेटअप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ कंडक्ट्स इकोनॉमिक सेंसस इन इंडिया सिंस 1977 एंड रिसेंटली इट वाज कंडक्टेड इन विच ईयर। जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम शॉर्ट में सीएसओ बोलते हैं, ये इकोनॉमिक सेंसस इंडिया में करता है और स्टार्ट किया था इसने 1977 में, और रिसेंटली जो इसने इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट की वो किस ईयर में की? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 2013 में इसने अपनी लेटेस्ट या रिसेंटली सेंसस, इकोनॉमिक सेंसस कंडक्ट की इंडिया में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, द प्रोग्राम विच एम्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन इज। ये क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में भी शायद डिस्कस किया था, तो यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से याद रहेगा। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसका मकसद है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन में एंटरप्रेन्योरशिप चीज को प्रमोट करना, बढ़ाना? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम या प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इसका मकसद था एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन्स में स्पेशली। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 था हमारे पास, द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया में है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 पे चले। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, banks in India are required to maintain a portion of their demand and time liabilities with the Reserve Bank of India. This is called, जो banks इंडिया के जितने भी बैंक हैं, इनका जो बैंक ऑफ बैंक जिसको हम बोलते हैं बैंकर्स बैंक, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इन सारे बैंक्स को एक डिमांड और टाइम लाइबिलिटी का एक पोर्शन रखना पड़ता है मेंटेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इस चीज को हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज CRR, कैश रिजर्व रेशो इसको बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 था हमारे पास, रिपो रेट इज द रेट एट विच। रिपो रेट हम किसको बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स द RBI लैंड्स टू बैंक्स। यानी जो पैसा RBI बैंकों को पैसा देता है, जिस रेट पे वो देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसको हम रिपो रेट बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सारे बैंक्स को जो कैश आता है वो रिजर्व बैंक से आता है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, द फर्स्ट सक्सेसफुल बैंक इन इंडिया वाज। इंडिया का पहला सक्सेसफुल बैंक कौन सा था? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल जो है ये इंडिया का फर्स्ट सक्सेसफुल बैंक माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पे चले। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास,
द एम्पीरियल बैंक वॉज सेटअप इन विच ईयर? एम्पीरियल बैंक को किस साल में बनाया गया था? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 1921. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, with which tools banks generally park short term excess liquidity with the RBI? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 51 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिवर्स रिपो रेट. यानी कि जो बैंक्स होते हैं वो जनरली पार्क शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विद, यानी कि वो अपना भी पैसा या एक शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी जिसको हम बोलते हैं वो आरबीआई को लैंड करते हैं यही से, और उन पे जो उनको मिलता है उसको हम रिवर्स रिपो रेट बोलते हैं. जो आरबीआई उनको वहाँ से इंटरेस्ट देता है इनके पैसों पे, उसको रिवर्स रिपो रेट बोलते हैं. और जो बैंक से लेता है आरबीआई इंटरेस्ट पैसे पे फॉर लैंडिंग मनी, उसको हम रिपो रेट बोलते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 52 पे चले. क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, द मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय. इंडिया में मॉनिटरी पॉलिसी जो है कौन बनाता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आरबीआई. मॉनिटरी पॉलिसी इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट करता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 53 पे चले. क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, India nationalized 14 major commercial banks in 1969 with the deposit not less than. इंडिया ने 14 बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया. नेशनलाइज मीन्स उनको गवर्नमेंट के अंडर लाया 1969 में. विद द डिपॉजिट्स, किन किन बैंक्स को लाया गया, नेशनलाइज किया गया जिनका डिपॉजिट कम से कम कितना होना चाहिए? 53 के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 50 करोड़. जिनके पास कम से कम डिपॉजिट 50 करोड़ होने चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए था. क्वेश्चन नंबर 54 पे चले. क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास, द नेशनल हाउसिंग बैंक इज ओनर्ड एंटाइटी ऑफ. जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ये किसकी एंटाइटी है, यानी कि इसका मालिक कौन है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 54 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये है ओन करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 55 पे चले. क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, द लॉवरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द आरबीआई लीड्स टू. यानी कि जो बैंक रेट होती है उसको कम करने के लिए आरबीआई जब उसको कम करता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उससे क्या होता है? लॉवरिंग ऑफ बैंक रेट, आरबीआई ने बैंक रेट को लॉवर कर दिया, कम कर दिया, तो इससे कौन सी चीज सामने निकल के आती है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मोबिलाइजेशन of more deposits by commercial banks. So option number D is the right answer of question number 55th. क्वेश्चन नंबर 56 पे चले. क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास, विच ऑर्गेनाइजेशन इज मेड स्पेशली रेस्पॉन्सिबल फॉर एम्पावरिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन इंडिया. किस ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदार बनाया गया ताकि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज को एम्पावर किया जाए इंडिया में? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिडबी, जिसको हम SIDBI बोलते हैं. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 57. क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, व्हाट इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया. जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंडिया का है इसकी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसके अराउंड ये काम करता है, जिसके अंडर ये सारा आता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इस एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंडिया में. सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 58. क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास, मुद्रा बैंक विच वाज लॉन्च्ड इन 2015 इज. जो मुद्रा बैंक के नाम से एक बैंक लॉन्च किया गया 2015 में, तो वो क्या है, उसका क्या फंक्शन है, क्या काम है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी. इसका मकसद है, इस चीज के लिए इसको लॉन्च किया गया था. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 59. क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875 इज. इंडिया में जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया में माना जाता है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1875 में, वो कौन सा है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज. बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का माना जाता है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1875 में. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 59.
मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, द बिजनेस इन स्टॉक मार्केट्स एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट इज रेगुलेटेड बाय। जो भी बिजनेस स्टॉक मार्केट में होता है या बाकी सिक्योरिटीज बेस्ड इन्वेस्टमेंट और बिजनेस जो होता है, इसको कौन रेगुलेट करता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी बोलते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये सारा स्टॉक मार्केट का बिजनेस देखता है और बाकी सिक्योरिटी रिलेटेड मार्केट भी यही रेगुलेट करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, द मार्केट फॉर द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेक्ड बाय आरबीआई इज। एक मार्केट होता है जिस जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए होता है, उसको बैक करता है आरबीआई, वो कौन सा है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 61 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गिल्ट एज्ड मार्केट। इस मार्केट को हम बोलते हैं गिल्ट एज्ड मार्केट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 पे चले। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, द बैरोमीटर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट इज कॉमनली नोन एज। जो इंडियन कैपिटल मार्केट का बैरोमीटर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेंसेक्स। जो सेंसेक्स है इसको माना जाता है, इनफैक्ट बोला जाता है बैरोमीटर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 पे चले। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, एस्टैब्लिश्ड इन 1956 द सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी ऑफ इंडियन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया इज। 1956 में एस्टैब्लिश की गई थी एक सोल, जो बिल्कुल एक सिंगल पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की है, वो कौन सी है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज LIC। LIC जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1956 में और ये एक सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस की इंडिया में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 पे चले। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, व्हेन वाज IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज सेटअप। जो इंडिया की इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसको कब सेटअप किया गया था? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ 64 क्वेश्चन नंबर 64 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 1990 में इसको सेटअप, 1999 में इसको सेटअप किया गया था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 पे चले। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास, the annual financial statement mentioned under Article 112 of Indian Constitution is commonly known as। जो annual financial statement बनता है जिसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में मेंशन है, वो कौन सा है? उस बजट को हम क्या बोलते हैं, इनफैक्ट उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 65 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बजट। जो बजट होता है ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में मेंशन है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास, विच फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड बजट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। इंडिया में सबसे ज्यादा बार बजट किस फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो इंडिया के है फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, ये एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बजट को प्रेजेंट किया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 66। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 67। Who among the following was the first governor of RBI to present interim budget? कौन सा पहला ऐसा गवर्नर रह चुका है आरबीआई का जिसने इंटरिम बजट पेश किया था, प्रेजेंट किया था खुद? 67 क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज CD देशमुख। CD देशमुख जो है पहले गवर्नर रहे हैं आरबीआई के जिन्होंने इंटरिम बजट को प्रेजेंट किया था। इंटरिम बजट तब प्रेजेंट किया जाता है जब इलेक्शंस होने वाले हो और फिर जो रनिंग गवर्नमेंट होती है वो एक बजट पेश करती है जिसको इंटरिम गवर्नमेंट बोला जाता है। लेकिन CD देशमुख ऐसे गवर्नर है जिसने खुद ही इंटरिम बजट प्रेजेंट किया था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 पे चले। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास, द फर्स्ट एवर लाइव टेलीकास्ट ऑफ द रेलवे बजट टुक प्लेस इन विच ईयर। रेलवे बजट का एक लाइव टेलीकास्ट हुआ था सबसे पहली बार, ये किस ईयर में हुआ था? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 1994।
क्वेश्चन नंबर 69 पे चले। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास, रियल बजट वाज मर्ज्ड इनटू जनरल बजट इन द ईयर 2017-18 बजट, इट वाज देश बजट ऑफ इंडिया। जब रियल बजट अलग, पहले रियल बजट जो है अलग से बनता है और बाकी जो बजट है वो अलग से बनता है, लेकिन रियल बजट को भी जनरल बजट में ही लाया गया, मर्ज किया गया 2017-18 में। और ये कौन सा बजट था इंडिया का, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स की बात करें, ये इंडिया का कौन सा बजट था। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 87th, यानी 87th बजट जो इंडिया का आया, उस बजट में रियल बजट को भी मर्ज किया गया जनरल बजट में इन द ईयर 2017-18। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 पे चले। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास, द टैक्स ऑन नेट इनकम ऑफ कंपनीज इज, जो कंपनीज की नेट इनकम पे टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स वो हुआ जो कंपनी की नेट इनकम पे लगता है, यानी कि कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर उसका प्रॉफिट कितना बनता है, जो उसके पास नेट इनकम आएगी उस पर जो टैक्स लगता है उसको कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। Moving to question number 71st. Question number 71st है हमारे पास, the goods and services tax GST is an indirect tax which has replaced many indirect taxes like, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लाया गया और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसके अंदर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज किया गया, यानी बहुत सारे अलग अलग किस्म के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे उनको एक सिंगल टैक्स में लाया गया जिसको जीएसटी नाम दिया गया। और कौन कौन सा टैक्स जीएसटी में इंक्लूड किया गया था। अगर हम सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी की बात करें, ये टैक्स भी जीएसटी के अंदर लाया गया, पहले अलग टैक्स था। सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स पहले अलग टैक्स था लेकिन इसको भी लाया गया जीएसटी के अंदर। वॉट और सीएसटी जो है ये भी पहले अलग टैक्सेस हुआ करते थे लेकिन इसको भी जीएसटी के अंदर लाया गया। सो अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ऑल ऑफ दीज। इन सारे टैक्सेस को जीएसटी टैक्स के अंदर लाया गया। So option number D is the right answer. Question number 72 पे चले। Question number 72 है हमारे पास, GST was introduced as the Desh Amendment Act. GST को इंट्रोड्यूस किया गया किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंडिया में GST को इंट्रोड्यूस किया गया था। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 101। 101st अमेंडमेंट एक्ट के तहत जीएसटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 पे चले। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास, द टैक्स कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन एन इंट्रा स्टेट स्केल इज कॉल्ड, यानी कि जो टैक्स एक स्टेट गवर्नमेंट लेती है उस चीज़ पे जो एक स्टेट के अंदर ही आता है, स्टेट के लिस्ट में जो चीज़ें आती है उन पे जो टैक्स कलेक्शन होती है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स कलेक्ट करता है और उसको जीएसटी लाने के बाद क्या नाम दिया गया। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 73 इज ऑप्शन नंबर 73 के राइट आंसर की बात करें, 73 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आईजीएसटी। उसको हम आईजीएसटी बोलते हैं, इंट्रा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 पे चले। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास, GST will be levied at multiple rates ranging from 0% 28%. How many slabs have been finalized by GST Council for this? GST जो है इसमें बहुत सारी रेट्स जो है लगती है टैक्स की, 0 से स्टार्ट होता है 28% तक GST के अंदर जो है टैक्स लगता है। काफ़ी सारी स्लेब्स इसके अंदर लाई गई, GST काउंसिल ने जो लाई थी जब GST को फाइनलाइज किया। तो कितनी टोटल स्लैब्स है जिनके तहत टैक्स GST टैक्स को लगाया जाता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 74 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4, यानी कि टोटल जो है 4 स्लैब्स है जो जीएसटी के अंदर आती है और 4 स्लैब्स अलग अलग अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी लगाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 75 पे चले। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन वो है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। पहले में जो है लिस्ट 1 में टैक्स है और लिस्ट 2 में जो है लेवल्ड एंड कलेक्टेड बाय, कौन ये टैक्स लगाता है और कौन इसको कलेक्ट करता है, हमें इनको मैच करना है। सबसे पहले अगर हम देखें इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो है ये कौन लगाता है और कलेक्ट कौन करता है।
ए का अगर हम राइट देखें, यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लगाती है और शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट। इनकम टैक्स जो है ये लेवल करती है, यानी ये इनकम टैक्स लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए, और फिर ये जब इनकम टैक्स जमा होता है तो ये फिर शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। जिस स्टेट गवर्नमेंट से, जिस स्टेट से ये टैक्स आया हो उसके साथ शेयर किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके साथ ये शेयर करते हो। दैट मीन्स ए के साथ जो सही बैठेगा वो बैठेगा 2। दूसरा है कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स की बात करें, कॉरपोरेशन टैक्स जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट इसको नहीं लगाती है, तो दूसरे के साथ जो है पहला आएगा। प्रोफेशनल टैक्स की बात करें, प्रोफेशनल टैक्स जो है, प्रोफेशनल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती है, जो जिस तरह का प्रोफेशन हो उस तरह का टैक्स लगता है, इसको हम ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती भी है और कलेक्ट भी करती है। लास्ट में जो हमारे पास डी है, दैट्स वाट। वाट जो है ये अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट मीन्स ये 4 के साथ सीधे सीधे आएगा। वॉट जो है ये जीएसटी के अंदर क्लब हो गया, मर्ज हो गया, वॉट नाम का कोई टैक्स लगता नहीं है, दैट मीन्स डी को हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट नाउ। इस तरह से अगर हम पैटर्न देखें तो राइट आंसर अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, राइट आंसर आंसर्स पे जाए, राइट आंसर जो, एक सेकेंड सॉरी, इसका जो राइट आंसर बनेगा, सॉरी थोड़ा सा वीडियो में पॉज आया था, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ये वाला जो है अकॉर्डिंगली इसका राइट आंसर बनेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 75। और ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो इस तरह से इकोनॉमिक पे जो हमने, इंडियन इकोनॉमी पे जो हमने 70+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और स्पेशली आने वाले जेकेएसएसबी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, और एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ अक्सर देखने को मिलते हैं और मिलेंगे भी। सो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं, और उसके अलावा हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। इसके अलावा एसएसबी की तरफ से जो अपडेट है वो ये है, जितने भी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एस्पायरेंट्स है, अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म जो है जल्दी से आप भरिए, क्योंकि नोटिस आई है इसका जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगा, तो आप जल्दी से इसका फॉर्म भरिए अगर अभी तक नहीं भरा है तो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।